Hello students, welcome back. Today we are going to start 10th class history chapter Nationalism in India. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. अब चैप्टर में किस वर्ड का यूज किया गया है? नेशनलिज्म. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या है? अब नेशनलिज्म के लिए सो मेनी डेफिनेशंस हैव बीन गिवन. अलग अलग ने, हर व्यक्ति ने अलग अलग तरह से इसको डिस्क्राइब किया है. बट लाइक सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि नेशनलिज्म क्या है? अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ऑन कंट्री. आपके अपने देश के लिए आपके मन में जो लव है, आपके मन में जो अपने देश को लेकर एक प्राइड है, उसके एंड अ फीलिंग दैट योर कंट्री इज बेटर देन एनी अदर कंट्री. आप प्राउडली बोलते हैं कि योर कंट्री इज बेटर, राइट? आपकी जो देश है बाकी सारी कंट्रीज उससे कम है, बट योर कंट्री इज बेटर देन द अदर्स. तो वो जो फीलिंग है, दैट फीलिंग इज नोन एज नेशनलिज्म, राइट? हिंदी में हम जिसको बोलते हैं राष्ट्रवाद. और वन मोर डेफिनेशन इज देयर, अ डिजायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट ऑफ वन पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, culture, language, etc. to form an independent state. यानी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए जब ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी रेस सेम है, जिनकी कल्चर सेम है, जिनका रिलीजन सेम है, जिनकी लैंग्वेज सेम है, वो सब मिलकर जब बात करते हैं, किस चीज़ को लेना चाहते हैं, अपनी आज़ादी को, अपनी इंडिपेंडेंट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स कि नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान अपने राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है. उसके लिए नेशन से आगे कुछ भी नहीं है, राइट? तो नेशनलिज्म इंडिया के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है? इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. एंटी कॉलोनियल, अब ये कॉलोनियल पीरियड कौन से पीरियड की बात हो रही है? व्हेन ब्रिटिशर्स रूल्ड अवर इंडिया. जब ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया था, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, जिसमें हमें मेन हमारे लीडर कौन थे, किन्होंने हमें लीड किया था? महात्मा गांधी, राइट? अब बात आती है इसमें आपकी नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई, उसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. वी विल डिस्कस दोज. सबसे पहले बात आती है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? इट वॉज बिटवीन 1914 टू 1918. ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है. एरा ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कब से कब तक हुआ था? 14 से लेकर 18 तक. अब इसकी वजह से क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. नेचुरली जब हम वार कर रहे हैं तो वार के लिए हमें अपनी आर्मी को बढ़ाना पड़ता है. आर्मी बढ़ाने के लिए साथ साथ हमें वेपन्स में भी खर्चा करना पड़ता है. तो उससे किस चीज का खर्चा बढ़ता है? आर्मी का, डिफेंस का, राइट? तो वार की वजह से हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया. अब वो खर्चा पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उस खर्चे को कहाँ से पूरा किया? उस एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कहाँ से आया? उन्होंने क्या किया? इंक्रीज इन टैक्सेस. जो इंडियन पीपल थे उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस और इनकम टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया. यानी कि सारे का सारा बोझ किस पर आया? इंडियन पीपल पर, राइट? अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ? ये तो हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसकी वजह से क्या हुआ कि टैक्सेस बढ़ गए, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, डिफेंस में क्योंकि बहुत सारा खर्चा करना पड़ा था तो उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ. अब इसका अफेक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अफेक्ट इंडियन सोसाइटी पर क्या पड़ा? आम लोगों पर इसका क्या अफेक्ट पड़ा था? सबसे पहले बिटवीन 1913 टू 18 से लेकर 18 के बीच में प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज्ड. खाने की जो कीमत थी वो बढ़ गई.
पिजेंटी, अब यहाँ फूड ग्रेन्स का मतलब क्या है, वो आइटम्स लाइक राइस, व्हीट जो हम खाने में यूज करते हैं, जो हमारा बेसिक है। पिजेंटी सफर्स फ्रॉम हैवी टैक्सेस एंड रेंट्स, किसानों को बहुत सारे टैक्स पे करने पड़े, एज वेल एज फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया। अब जो गांव का एरिया था, गांव से ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू किया, जबरदस्ती वहां की जो यंग जनरेशन थी उनको आर्मी में एज अ सोल्जर जो था उनको भर्ती करना शुरू कर दिया। वो चाहे चाहते थे या नहीं चाहते थे, फोर्सफुली उनको उसमें भर्ती किया, राइट। अब इन सब चीजों की वजह से क्या आफ्टर दैट, आफ्टर वार, ड्यू टू द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, अब जैसे ही जब वार खत्म हुई, ब्रिटेन से फिर से चीजें आने लग गई इंडिया में। अब जब वार चल रही थी उस समय इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ी थी, क्योंकि बाहर से चीजें नहीं मंगवा सकते थे। लेकिन जैसे ही वार खत्म हुआ, वार खत्म होते ही ब्रिटेन से दोबारा से मटेरियल आने लगा, राइट। फिनिश्ड गुड्स जो थी वो दोबारा से इंडिया में आई। नतीजा क्या हुआ कि जो यहाँ की लोकल कंपनीज थी, जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज थी, फेस्ड हैवी लॉसेस एंड इवन क्लोजेस, राइट। उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो इंडियन इंडस्ट्रीज में बना हुआ सामान था, इंडियन इंडस्ट्री जो थी इतनी एडवांस नहीं थी, उनमें मोस्टली जो काम था वो हाथों से होता था, जिसकी वजह से लेबर ज़्यादा थी, खर्चा ज़्यादा था, समय ज़्यादा लगता था। जबकि ब्रिटेन से जो माल आता था, जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें आती थी, वो क्या थी, वो सारी गुड्स इंडस्ट्रीज़ में बनी होती थी। अब इंडस्ट्रीज़ थी तो इसकी वजह से उसमें लेबर भी कम थी, मशीनों से सारा काम होता था, तो इसलिए वो सस्ती थी, जबकि इंडियन चीज़ जो थी वो कॉस्टली थी। क्लियर। अब उसका नतीजा क्या हुआ, लोगों ने कौन सी चीज़ों को खरीदना प्रेफर किया, बट नेचुरल है, जो सस्ती होंगी, जो कम कीमत पे होंगी। और इसी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, स्पेशली जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो समाप्त हो गई, उनको बहुत नुकसान है। यहाँ तक भी हुआ कि कई लोगों को उस काम को बंद भी करना पड़ा, राइट। देन सोशल कंडीशंस, अब ये जितनी भी हेडिंग्स बनी हुई है ना, ऑल दीज कैन कम एज एन 4 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चंस। Like they can ask what's the effect of First World War, right? अब उसमें इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पूछा जा सकता है। ये क्या है, सोशल कंडीशन आफ्टर द वार, ये तो है अफेक्ट, क्या पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ उसका, ये अलग क्वेश्चन बनेगा आपका। अब ये उससे भी अलग क्वेश्चन एक और बन सकता है कि सोशल कंडीशंस क्या हुई वार खत्म होने के बाद। During 1918 to 19 and 1920 to 21, इन दोनों पीरियड में, दोनों टाइम पीरियड में फूड शॉर्टेज ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स की फेलियर्स की वजह से, यानी फसलें अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लोगों में भूखमरी थी, खाने की चीज़ें कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जितना टैक्स लेना है, टैक्स के रूप में जो उनकी क्रॉप का हिस्सा लेना है, उन्होंने उसमें बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं की। उन्होंने जितना डिसाइड किया हुआ था कि उतना लेना है, वो उन्होंने किसानों से लिया, फार्मर्स से लिया। अब नतीजा क्या हुआ, फार्मर्स की काफ़ी सारी फसल तो खराब हो गई, जो थोड़ी बहुत हुई वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को पे कर दिया एज ए टैक्स, राइट। उनके अपने खाने के पास कुछ नहीं बचा, जिसकी वजह से क्या हुआ, फेमाइन भी आ गया, अकाल पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। उसी समय में एक एपिडेमिक भी आई, जैसे आजकल कोविड-19 है, उस समय भी एक एपिडेमिक आई थी, इन्फ्लुएंजा, राइट। ये उस एपिडेमिक का नाम था। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी एपिडेमिक थी उस समय और कब आई थी, बिटवीन 1920 to 21, राइट। ये आप दोनों में से कोई भी ईयर मेंशन कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट अप्रॉक्सीमेटली, अब इस फेमाइन की वजह से, फेलियर ऑफ क्रॉप की वजह से, एपिडेमिक की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 13 मिलियन पीपल डाइड। अप्रॉक्सीमेटली कितने लोगों की डेथ हुई थी, अबाउट 13 मिलियन पीपल्स की। अब जब इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, लोग इतना सफ़र करने लगे, टैक्सेस पे करने लगे, उनके अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। नतीजा क्या हुआ, विच क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द फॉरेन रूल। ये वो रीज़न थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद के, ये वो रीज़न थे जिसकी वजह से लोगों
के मन में फॉरेन रूल यानी ब्रिटिशर्स के लिए एक फीलिंग डेवलप हो गई, उनके विरुद्ध एक फीलिंग डेवलप हुई, और वो फीलिंग कौन सी थी? नेशनलिज्म की। वो चाहते थे कि अब ब्रिटिशर्स छोड़ दें, वो ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहते थे ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ, अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी जो थे वो जी पाए। इज इट क्लियर? तो ये आपके बैकग्राउंड आती है कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई थी। क्लियर? अब बात आ जाती है, नेक्स्ट है आपका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या था, कैसे आया, कैसे लोगों को पता चला कि कोई सत्याग्रह नाम के भी कोई वर्ड है, राइट? अब इस समय में जब लोग इन सभी हालात से गुजर रहे थे, इसी समय में मोहनदास करमचंद गांधी आए। कहाँ से आए थे ये? फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। कब आए? 1915। आपके ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। व्हाट्स अ फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? रियल नेम क्या है उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। फ्रॉम वेयर ही रिटर्न? साउथ अफ्रीका। व्हेन ही केम बैक टू इंडिया? इन 1915, राइट? अब जब वो वहां से आए, उन्हें और किस नाम से पुकारा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को किन किन नामों से जाना जाता है? ही इज नोन एज महात्मा गांधी और बापू गांधी, राइट? अब आफ्टर रिटर्निंग इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उन्होंने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह का कंसेप्ट दिया। अब सत्याग्रह का मतलब क्या था? अपील फॉर ट्रूथ, यानी सच्चाई के लिए अपील करना, बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। लेकिन ये जो उनकी लड़ाई होगी, जो उनका ये स्ट्रगल होगा, जो सत्याग्रह है, वो किस पर बेस्ड होगा? ट्रूथ पर और नॉन वायलेंस पर। महात्मा गांधी का क्या मानना था कि सत्याग्रह के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी अगर आप सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, आपका अगर जो रास्ता है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो आप लोगों के दिलों में बदलाव कर सकते हैं। किसी से इनका ये मानना था कि आप अगर फोर्सफुली वायलेंस की तरह किसी से कोई चीज लेते हैं तो वो परमानेंटली आपके पास नहीं रहती, लेकिन अगर आप किसी के मन को बदल, उनके विचारों को बदल कर उनसे वो चीज लेते हैं तो वो परमानेंटली आपके पास रहती है, राइट? तो ऐसे में महात्मा गांधी का ये एक मानना था कि हमें आज़ादी लेने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? नॉन वायलेंस का और ट्रूथ का, राइट? उनका मानना था कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस में बहुत पावर है। क्लियर? अब ये जो सत्याग्रह था ये कहाँ कहाँ हुआ, किन किन प्लेसेस पर ये फैला? प्लेसेस वेयर सत्याग्रह अफेक्टेड, जिन जगहों पर ये सत्याग्रह हुआ था, सबसे पहली है चंपारण। कहाँ पर है? ये जो हम बात कर रहे हैं प्लेसेस वेयर सत्याग्रह अफेक्टेड, इट कैन कम एज एन मैप क्वेश्चन आल्सो। ये आपका मैप का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैप में आपसे इंडिया के मैप में दे कैन शेडेड एनी एरिया, इनमें से कोई भी एरिया शेड करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एज हम अभी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कि किस तरीके से मैप में आ सकता है। सबसे पहला एरिया कौन सा था? चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? वेयर इज इट? बिहार। अब जो बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट थी वो किसके अगेंस्ट थी? अगेंस्ट तक कब हुई है? 1916 में। महात्मा गांधी वापस कब आए थे? 1915 में। पहली मूवमेंट कब हुई? 1916 में। हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, ऑलवेज स्टूडेंट्स हैव द प्रॉब्लम टू लर्न ईयर्स लर्न करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ईयर्स को एक फ्लो में लर्न कीजिए, उसकी एक टेबल फॉर्म में उसको अगर आप याद करेंगे यू विल नेवर फॉरगेट दैट। इसको जैसे हमने अभी किया, व्हेन गांधी जी केम बैक टू इंडिया 1915, नेक्स्ट 16 में क्या हुआ? फिर 17, 18, राइट? अब 16 में अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, बिहार में क्या था? प्लांटेशन सिस्टम था, यानी कि प्लांटेशन एरिया में जो लेबर क्लास रहती थी, जो इंडियन पीपल वहाँ पर वर्क करते थे, उनको उसी एरिया में ही रखा जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू मेट देयर फैमिली मेम्बर्स, यानी उस एरिया से बाहर वो जा नहीं सकते थे, और वहाँ पर उन्हें रखकर उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में उन्हें रखा जाता था। कई बार उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता था, बीमार होते थे तो भी उनसे काम करवाया जाता था, राइट? और अगर मान लीजिए कोई उस प्लांटेशन एरिया से भागने की कोशिश करता था तो उसमें क्या होता था? प्लांटेशन एरिया के चारों तरफ वायर्स लगी होती थी, उसमें
करंट होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां से, प्लांटेशन वर्कर कोई भी भागने की कोशिश करता था, वहां से अगर भाग भी गया तो जब वो उन वायर्स को क्रॉस करता था तो करंट लगने से उसकी डेथ हो जाती थी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में प्लांटेशन वर्कर्स को रखा जाता था। तो ये किसके अगेंस्ट था? अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इस सिस्टम के अगेंस्ट यहाँ पर मूवमेंट थी। तो इनका मेन मकसद क्या था? किस चीज़ से आज़ादी थी? अपने उस एरिया से, अपने उस प्लांटेशन सिस्टम से, राइट। अब दूसरी मूवमेंट कहाँ थी? खेड़ा। खेड़ा कहाँ पर है? इन गुजरात, राइट। पहली कहाँ है? बिहार में। कौन सी जगह है? चंपारण। सेकेंड वन इज इन गुजरात। विच प्लेस? खेड़ा। अब फिर से वही सिस्टम में ईयर हम करते जाएंगे। 15 महात्मा गांधी केम बैक, 16 इन बिहार चंपारण मूवमेंट, 17 कहाँ पर हुई? खेड़ा इन गुजरात। अब यहाँ पर किसके अगेंस्ट थी? डिमांडिंग रिलैक्सेशन ऑफ रिवेन्यू टैक्स owing to the poverty by farmers। जो रिवेन्यू टैक्सेस लगा रखे थे जिसकी वजह से किसान जो थे वो गरीबी सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से फेमाइन आया था, लोग भूख से मरने लगे थे। तो उस टैक्स के अगेंस्ट मूवमेंट की फार्मर्स ये चाहते थे कि वो टैक्स जो है ब्रिटिशर्स वापस ले ले, वो टैक्स हटा दिए जाए। बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ प्लेग। दूसरा यहाँ पर क्या था? ये फार्मर्स गरीब हो गए थे क्योंकि टैक्स वहाँ देना पड़ रहा था, और इसके अलावा वहाँ पर प्लेग फैल गया था। प्लेग भी क्या है? इट्स आल्सो एन एपिडेमिक। इसमें भी क्या होता है? प्लेग भी एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक गांव में या एक एरिया में किसी एक व्यक्ति को हो तो विद इन आवर्स वो पूरे एरिया में फैल जाती है, और उसमें बहुत रेयर ही कोई होता है जो जीवित रहता है, राइट। तो वहां पर भी इतनी एपिडेमिक फैल गई, प्लेग, गरीबी भी थी। तो इसमें इसके अगेंस्ट, ताकि जो किसानों के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो उनको समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए यहाँ पर सत्याग्रह किया गया। अब इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ और कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल अकम्पनीड गांधी जी। यहाँ पर उनके साथ कौन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगेन इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब महात्मा गांधी को कौन से सत्याग्रह में अकम्पनी दी थी, राइट। देन तीसरी जो सत्याग्रह मूवमेंट है दैट इज इन अहमदाबाद। अहमदाबाद इन गुजरात, राइट। अब ये कब हुआ? फिर से वही रिपीट कर लेते हैं अपने ईयर्स। रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका 15, 16 में कौन सी मूवमेंट हुई? चंपारण इन बिहार, 17 में कौन सी हुई? खेड़ा इन गुजरात, 18 में, नेक्स्ट ईयर इज 18 में क्या था? अहमदाबाद गुजरात। यहाँ पर किसके अगेंस्ट थी? अगेंस्ट द मिल वर्कर्स, राइट। कि सत्याग्रह अगेंस्ट मिल ऑनर्स डिमांडिंग एन इंक्रीज इन द वर्कर वेजेस एंड बोनस। किस चीज की डिमांड कर रहे थे? कि वर्कर्स के वेजेस को बढ़ाया जाए, उनके बोनस को बढ़ाया जाए, क्योंकि वहां पर वर्कर्स से काम ज्यादा लेते थे और बदले में उन्हें कम देते थे, राइट। तो आपका दिस इज अबाउट द प्लेसेस वेयर सत्याग्रह अफेक्टेड। अब ये आपका जो प्लेसेस सत्याग्रह अफेक्टेड है इट कैन कम इन 3 मार्क्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज वेल एज हम मैप की बात कर रहे थे, यही क्वेश्चन में आपका मैप वर्क भी आता है। मैप में कैसे आएगा? कि मान लीजिए गुजरात है इंडिया के मैप में, वो आपको शेडेड करके दे देंगे एरिया, राइट। और नीचे वो मैप के लिए क्वेश्चन लिख देंगे, आइडेंटिफाई द एरिया वेयर सत्याग्रह अकर्ड अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। सॉरी, हम गुजरात की बात कर रहे हैं, तो अगेंस्ट द डिमांडिंग रिलैक्सेशन रेवेन्यू इन दिस वे, और अगेंस्ट मिल वर्कर्स, इस तरीके से आ सकता है। तो कोई भी आपको, क्योंकि ये दोनों ही गुजरात में हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में आपका मोस्टली जो है फिजिकल मैप होता है। तो फिजिकल मैप में अगर वो पॉलिटिकल भी है तो पॉलिटिकल मैप के अंदर
डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड नहीं होती है, तो उसमें आपके अप्रोक्सीमेशन भी चल जाता है, बट स्टेट का नाम ठीक होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही गुजरात में है, गुजरात की लोकेशन आपको मालूम है कि राजस्थान से नीचे वाला एरिया गुजरात है, अगर वो शेडेड किया भी हुआ है तो आप इजीली नाम लिख सकते हैं। आपको पता होगा रेवेन्यू के लिए कहाँ हुआ है, आपको पता है मिल वर्कर्स के लिए कहाँ हुआ है, तो नाम आपको मालूम है, आप अगर एरो डालकर वहां नाम लिख देंगे अहमदाबाद या खेड़ा तो बोथ विल बी राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है, किसके बारे में। इसी तरीके से बिहार को शेडेड करके वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सत्याग्रह लॉन्च अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम, तो यू मस्ट नो कि प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट कहाँ हुआ था, बिहार में, तो आपको पता है कि वो एरिया कौन सा है, बिहार, यू कैन डू इट इजिली राइट। तो ये आपका मैप का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।